हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो वस्तुओं के अधिमान वक्र की स्थिति में एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाने के साथ साथ जो MRS/XY है वो बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। देखिए, जो MRS/XY है इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और वस्तु y की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने के लिए त्याग किया जाता है। और जो MRS/XY है इसको आप लिखते हैं MRS/XY बराबर होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा मतलब परिवर्तन और y मीन्स y वस्तु और x मीन्स x वस्तु। तो जितना ये x ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही जो MRS/XY है इसका मान घटेगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्यवहार की निम्नलिखित संकल्पनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है या कौन सा सिद्धांत पहले आया है और कौन सा सिद्धांत बाद में आया है, ये बताना है। इसमें लिखा हुआ है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, मांग का नियम है, उद्घटित वरीयता विश्लेषण है या अधिमान वक्र विश्लेषण। इसमें सबसे पहले से आखिर तक लेकर इसको जाना है। तो यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे पहले जो आया था वो था मार्शल का मांग का नियम। सब एक नंबर पर आएगा बी। उसके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी नंबर 2 पर आ जाएगा ऑप्शन ए। तीसरे पर फिर अधिमान वक्र विश्लेषण आएगा डी, और चौथे पर आ जाएगा फिर आपका ये तीसरे नंबर पर आएगा और चौथे पर आ जाएगा ये सी। तो बनेगा बी, ए, डी, सी। यानी यहाँ पर आपका BADC ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है। सबसे पहले मार्शल ने मांग का नियम दिया, फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम आया, फिर अधिमान वक्र विश्लेषण आया और उसके बाद उद्घटित विश्लेषण का सिद्धांत आया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद थर्ड है, श्रम मांग वक्र में बाईं ओर विचलन किसके कारण होगा। यानी जो श्रम मांग वक्र है वो बाएं यानी उल्टे हाथ को जो शिफ्ट होता है किस कारण से होता है। तो देखिए, जब आपकी सीमांत उत्पादकता में कमी होती है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता में कमी होती है तो उसका जो मांग वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी के कारण जो श्रम का मांग वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। साथ ही जो श्रम का मांग वक्र है वो दाईं ओर भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो जब होगा जब सीमांत भौतिक उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। सीमांत भौतिक उत्पादकता में जब बढ़ोतरी होती है तो श्रम का मांग वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट होगा, और जब सीमांत उत्पादकता में कमी आएगी तो श्रम का मांग वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आरेख दिया हुआ है। आरेख में दिए गए उपभोग वक्र के संबंध में ए बिंदु के पश्चात क्या सही है। देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें ये बिंदु ए है, इसके बाद क्या सही है। ये ए से लेकर और यहाँ तक के पोर्शन के लिए अगर आप देखें तो इन चारों वक्तव्यों में से कौन सा सही है। पहला है, इसमें एक्स वस्तु घटिया है और जो वाई वस्तु है वो सामान्य है। दूसरा है वाई घटिया है, एक्स सामान्य है, एक्स तथा वाई दोनों सामान्य है, या वस्तु एक्स और वाई दोनों घटिया हैं। देखिए, ये आय उपभोग वक्र है जो दिखा रहा है ICC। ये जो जीरो से जा रहा है ये आय उपभोग वक्र है और उसमें ए बिंदु के बाद पूछा जा रहा है। यानी इस आरेख के हिसाब से
जो दूसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है कि y वस्तु घटिया है और x वस्तु सामान्य है, यही सही है। क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी है तो वो y वस्तु का उपभोग छोड़कर x वस्तु की तरफ आ रहा है। जब किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो घटिया वस्तुओं का उपभोग छोड़कर सामान्य वस्तुओं का उपभोग शुरू कर देता है। अगर y और x दोनों सामान्य होते, अगर y और x दोनों वस्तुएं सामान्य होती और फिर ICC वक्र हम दिखाते, आय उपभोग बढ़ रहा होता तो C दी जाती। लेकिन इसमें y की भी उपभोग लगातार बढ़ता और x का भी उपभोग लगातार बढ़ता। लेकिन एक इनकम की एक सीमा के बाद उपभोक्ता ने खुद को x की तरफ शिफ्ट कर लिया, यानी x का उपभोग जो है वो बढ़ा देगा और जो y का उपभोग है वो लगातार कम करेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि y वस्तु घटिया है और x वस्तु सामान्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों को उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में उनके योगदान के संबंध में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सा इसमें से, जो सारे अर्थशास्त्रियों के नाम हैं, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने जो है अपना पहले सिद्धांत दिया है और किसने बाद में दिया है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो 4 है वो सही है। सबसे पहले इनमें प्रोफेसर मार्शल हैं जिन्होंने गणनावाचक सिद्धांत दिया है। गणनावाचक सिद्धांत दिया था और ये दिया था इन्होंने सन 1890 में। उसके बाद आपके J.R. हिक्स और J.D. एलन ने संयुक्त रूप से क्रमवाचक सिद्धांत दिया था 1934 में। फिर P. सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था 1938 में। और जो R. स्टोन है उन्होंने इसमें सबसे लास्ट में एक सिद्धांत दिया था रेखीय व्यय प्रणाली और 1954 में उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में फ्रिश ने उसका सही ढंग से विकसित किया था। तो इसमें कालक्रम पूछा है तो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन 4 है आपका, वही इसका सही आंसर है। सबसे पहले आ जाएंगे मार्शल गणनावाचक सिद्धांत, फिर J.R. हिक्स और J.D. एलन क्रमवाचक सिद्धांत, सैमुअल्सन प्रकट अधिमान का सिद्धांत और R. स्टोन लास्ट में आएंगे रेखीय व्यय प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एक आरेख दे रखा है कि दिए गए आरेख में कीमत परिवर्तन के पश्चात रेखा PQ से PQ डैश पर चली जाती है और उपभोक्ता बिंदु A के बजाय बिंदु B पर संतुलन में आ जाता है। इस स्थिति में आलू के संबंध में क्या सही है। देखिए इधर तो जो टमाटर है टोमेटो दिखा रहा है और इधर जो है ये आपके आलू दिखा रहा है। ये कीमत परिवर्तन है, कीमत रेखाएं दिखाई गई हैं, तो यानी बजट लाइन दिखाए गए हैं। तो एक PQ है और दूसरी वाली PQ1 है। लिखा है कि कीमत परिवर्तन के पश्चात रेखा PQ पर चली जाती है। जब कीमत परिवर्तन हुआ तो बजट लाइन आपकी ये आ गई और तो उपभोक्ता A के बजाय B बिंदु पर चला जाता है। तो आलू के संबंध में क्या सही है, यानी कि जब उसकी बजट लाइन बढ़ी तो उसने आलू का उपभोग जो है वो घटाया है। जब A बिंदु पर था तो आलू का उपभोग उसका ये था, लेकिन B बिंदु के आने के बाद उसका उपभोग ये हो गया है। तो इसके आधार पर आलू को हम गिफिन वस्तु कहेंगे, क्योंकि गिफिन वस्तु के होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उसका काफ़ी शक्तिशाली रहता है और वो कीमत, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कीमत कम होने के बाद भी उसकी मांग घट जाती है। इसलिए जब इनकम उसकी PQ डैश हुई तो उसका जो संतुलन है वो एक ही जगह B बिंदु पर आ गया, जिसमें उसने आलू की जो उपभोग है उसको घटता हुआ दिखाया जा रहा है। इसके आधार पर जो आलू है वो एक गिफिन वस्तु दिखाई जाएगी, गिफिन वस्तु है इस आरेख के अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है 3 सही है। इसके बाद है किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। देखिए किसी भी वस्तु को आप जो गिफिन है तब कह सकते हैं जबकि उसका आय प्रभाव ऋणात्मक हो और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली हो।
ऋणात्मक हो और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली हो, तब उस वस्तु को आप गिफिन वस्तु कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? देखिए, मांग वक्र का ढाल जो है हमेशा ये होता है, डिमांड कर्व ये होता है। सप्लाई कर्व जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप के साथ होता है। तो निगेटिव जो स्लोप है ये ऋणात्मक ढाल मांग वक्र का क्यों होता है? आंसर दे रखे हैं, केवल आय प्रभाव के द्वारा या केवल प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा। यहाँ पर आय और प्रतिस्थापन दोनों ही प्रभाव काम करते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है या मांग वक्र है उसका स्लोप जो है वो निगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जानी चाहिए? स्नॉप प्रभाव, बैंडवैगन प्रभाव, वेबलेन प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो दुर्लभ चित्र हैं या दुर्लभ टिकट हैं, इन सब की जो मांग की व्याख्या है वो स्नॉप प्रभाव के आधार पर होगी। स्नॉप प्रभाव एक प्रतिष्ठित मूल्य वाली एक अनूठी वस्तु को रखने की जो उपभोक्ता की इच्छा है उसको संदर्भित करता है, और इसके ठीक विपरीत जो है वो वेबलेन प्रभाव काम करता है। तो दुर्लभ चित्र और जो आपके ये टिकट हैं दुर्लभ, ये अनूठी वस्तुएं हैं और इसलिए इसका संबंध स्नॉप प्रभाव से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतों के विकास को सही क्रम में लिखिए, यानी इनका भी क्रम सही करना है। तो इसमें सबसे पहले मांग का सिद्धांत आ जाएगा मार्शल का, फिर उसके बाद अधिमान वक्र आ जाएगा, और फिर उसके बाद पिरकट अधिमान सिद्धांत आ जाएगा, और फिर हिग्स द्वारा मांग के सिद्धांत का पुनरीक्षण आएगा चौथे नंबर पर। यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो कोट आपका ए सही है यहाँ पर, यानी 1 2 3 4। मार्शल ने मांग का सिद्धांत दिया था, अधिमान वक्र विश्लेषण जो था उसमें भी हिग्स और लन ने ही काम किया था, फिर सैमुअल्सन ने प्रकटित दे दिया था, और इसके बाद हिग्स ने दोबारा मांग के सिद्धांत का पुनरीक्षण किया था जो मार्शल द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सही है, 1 2 3 4 सही क्रम में ये लगे हुए हैं, ये इनका कालक्रम है। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन जिसको जवाब आपको देना है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको सही लगे उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दें। सवाल है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 82 में, 83 में या 84 में? जो भी आंसर सही है उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।